नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो पवन खेड़ा का सपना ये है, और एरोगेंस देखिए उनकी, 2014 से सत्ता से बाहर हैं। लगभग सभी राज्यों में कुछ को छोड़ करके चुनाव हारते जा रहे हैं। अब हालत ये है कि राज्यसभा में पहुंचने के लिए भी अपनी तपस्या बतानी पड़ती है हाईकमान को, तब जाकर के एक दो बार, तीन बार, चार बार इंतजार करके वहां तक पहुंचा जा जा पाते हैं ये। लेकिन एरोगेंस देखिए, माइक पर आकर के कैमरों के सामने वो धमकी दे रहे हैं कि जरा हमारी सरकार आने दीजिए, ये बीजेपी वाले तो सड़कों पर निकल नहीं पाएंगे, ये हालत कर देंगे हम इनकी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लपक लिया और अपने एक्स हैंडल से भी, जितने सोशल मीडिया मंच हैं उन पर भी इनका वीडियो चलाया और उस पर ये कमेंट किए। और देखिए ये कमेंट भी कब आया है, 25-26 जून को आया है। और 25 जून किस चीज के लिए जानी जाती है? इमरजेंसी लगाने की घटना के संबंध में 25 जून जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी हर साल ये याद दिलाती है कांग्रेस को और देशवासियों को, देश विदेश में बैठे हुए इनके शुभचिंतकों को, कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। ये जो लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाते रहते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की पुस्तिका हाथ में लेकर के घूमते रहते हैं, संविधान में इनकी कितनी आस्था है। और इस कमेंट पर भी पवन खेड़ा के बीजेपी ने कहा कि इनके दिमाग में अभी भी वही भाव घुसे हुए हैं कि कोई भी अगर इनको अपने अनुकूल दिखाई ना दे तो उसको कुचल दो। अभी तो सत्ता से पता नहीं कितनी दूर हैं और कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मंसूबे क्या हैं ये समझ लीजिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कांग्रेस की दुर्दशा की वजह क्या है, लोगों की निगाहों से वो उतरती क्यों जा रही है, या लोग इन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सीधे जुड़ लेते हैं धीरेन्द्र जी के साथ। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। तो पवन खेड़ा के मन में क्या है वो तो उन्होंने कैमरों पर बोल दिया है। तो अब क्या कहेंगे इनकी मानसिकता पर, इनकी इस तरह की धमकियों पर? क्या इनको बोला जाता है ऊपर से कि आप लोग सुनाइए, भले ही कैमरे ही क्यों ना हो उन पर भी सुनाइए, कोई पर्देदारी रखने की जरूरत नहीं है? दरअसल सर नमस्कार, आपको भी और दर्शकों को भी बहुत जी, बहुत और अभिवादन। स्वागत। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस पिछले कुछ समय से एक हताशा के दौर से गुजर रही, उसने सब एक्सपेरिमेंट कर लिए। उसने सत्ता के लिए इधर से उधर गठबंधन, फिर इंडी गठबंधन, फिर राहुल गांधी की पद यात्रा, फिर देश यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, फिर तालाब के अंदर जूतों सहित कूद जाना, है ना, ट्रॉली जो लगी हुई है उसमें लगे हुए जिसमें रोलर है उस बैग को कंधे पे उठा के घूमना, और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ये बता देना कि सिखों को तो वहां पूजा नहीं करने दी जाती, आपको सिख नहीं रहने दिया जाता। कहीं जर्मनी में जाके कुछ और बता देना। ये तमाम एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। उन्होंने एक के बाद एक कोशिश की कि भाई वो पहले जनेऊ पहन लें, फिर जनेऊ तोड़ दें, फिर जो चाहे करना चाहे शुरू कर दें, फिर वो लोगों को गाली देते रहे, फिर जाके अदालतों में माफी मांगते रहे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद अब आप ये समझिए, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, आदमी, हारा हुआ आदमी क्या करता है? वो गालियां देने लगता है। वो गाली तभी देता है जब वो पीट नहीं सकता। आप कोसने लगते हैं, तू मर जा, तेरा घर मर जा, ये मर जा, फला मर जा, ये सब।
तो कांग्रेस उसी हालत में आ गई है। संजय राउत को आप देख ही रहे हैं कि भाई मतलब ये लोकतंत्र में जो भी है मजाक है। अच्छा है कि ये पर्दे उतर गए। मैं हमेशा आश्चर्यचकित होता था जब रिपोर्टिंग करता, मतलब उसमें संसद में जाता था, मैं सोचता था इसके साथ, जैसे एक बार एक ने कहा कि चलिए अतीक से मिलना है, सांसद से मिलना है, ये मिलना है, तो मैंने कहा यार उसको सांसद और उससे जाके मिलके क्या करना, मैं इन्वेस्टिगेशन तो अब करता नहीं, क्राइम कवर तो नहीं करता, मैं तो पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ। कह नहीं नहीं नहीं, मानिए सांसद जी से मिलना। तो मुझे माननीय शब्द ही लगा कि यही यही इस देश का दुर्भाग्य है कि भाई संसद में ऐसे लोग पहुंच सकते हैं, और जब पहुंच सकते हैं तो उनको माननीय कहना होगा। तो यही हालत आपने देखा यहां हो गई कि अब ये लोग हैं सांसद तो हो गए। अब राउत जिस तरह की गालियां दे रहा है, वो तो पहले सिखाई जाती थी, ये तो अलग बात है। सोशल मीडिया, हम लोगों को यहाँ याद होगा, आप तो सर गांव में और हम लोग गांव से आए, तो वहां ये रहता था कि ये बच्चा गाली देता है तो कहते थे ये देखा, शहर में जाने का मतलब ही ये होता था स्कूल में पढ़ने का कि वो गाली नहीं देगा। अगर कोई बच्चा शहर का गांव में गाली देता तो कहते थे भाई तू कैसे स्कूल में पढ़ा हुआ भाई, ये तो सरेआम गालियां दे रहा है। और जो पवन खेड़ा जो कह रहा है वो सरेआम थ्रेटनिंग है, वो थ्रेट कर रहा, वो कह रहा कि आप क्या चिंता कर रहे हो, बिना सिक्योरिटी के निकल नहीं पाएंगे। तो फिर तुम्हारे शासन का मतलब ही क्या होगा? इसका मतलब तय है कि आप गुंडों का शासन लाना चाहते हो। भाई आप ये सोच के देखिए, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ये कहा जाता है, इसी देश में सब कुछ के बावजूद भी हम जैसे रिपोर्टर भी ये कहते रहे कि हाँ ठीक है, वो थोड़ा कम होना चाहिए था, उसका ट्रायल का टाइम कम होना चाहिए था, लेकिन कसाब को, जिस आदमी ने सबकी आंखों के सामने इस देश में कितने भून दिए, अधिकारी भून दिए सारे, उसको भी ट्रायल का मौका दिया। इसलिए क्योंकि रूल ऑफ लॉ, ये आदमी जो सांसद बना है अभी किसी की कृपा से, वो आदमी ये कह रहा है क्योंकि जीत के तो चुनाव आया नहीं, तो ये तो कृपा है। और वो कृपा कैसे आई कि जितना गालियां दी उतनी कृपा आ गई। राहुल गांधी के लिए अब सारे नेताओं के अंदर एक नया फॉर्मूला आ गया कांग्रेस के अंदर। मैंने देखा कि जो जितनी घटिया गाली दे सकता हो वो प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा, प्रधानमंत्री को वहां की गाली दे दो, किसी को वहां दे दो। फिर वो जो प्रवक्ता है, जितनी घटिया, नाली के कीड़े हो तुम, गंदे नाली के कीड़े हो टाइप जो बोलेगा, वो और स्टार प्रचारक हो। अरे समय अच्छा बुरा आता है राजनीति में। आप ये सोचिए, अगर हम पहले चुनाव से छोड़ दें, 46 को भी हम छोड़ दें, जब से प्रधानमंत्री नेहरू चुनाव हुए 51-52 वाले जो फर्स्ट चुनाव थे, 51 से 52 के बीच में हुए, दो महीने उन दोनों सालों को गिना जाए, तब से लेके 67 तक तो कांग्रेस रही ना। तो विपक्ष गालियां देने लगा था क्या? लगा रहा। फिर 77 में, 67 में तो चलो सरकार तो वही आई ना, 77 में पहली बार गई। अगर हम वैसे देखें तो 25 सालों बाद आपको एक सरकार मिली, नसीब हुई विपक्ष को। 25-27 साल बाद जब आप एक ऐसी सरकार में आए, 25 साल तक उस विपक्ष ने क्या किया? संघर्ष किया, पार्टियां बनी, छोटी छोटी पार्टियां बनी, किसी ने इंदिरा गांधी को वंशागत राजनीति का, और वो सत्ता में आए। लेकिन आप लोग इस लेवल पे आ गए क्योंकि दरअसल अब आने की उम्मीदें कम हो गई सब। उनको उम्मीद नहीं दिख रही। कभी वो दीपके के पीछे भागेंगे, ये आ गया, कभी वो किसान आंदोलन की आड़ में आ जाएंगे, कभी सीधे फ्रंट पर जाके टकराने की ताकतें कम हो गई। भाई आप सीधे लड़े ना सर, बंगाल में लड़े आप थे, दो सीटों पे सिमट गए। कौन लोग हैं जो दोनों ऊंचा पजामा पहनते हैं और नीचा कुर्ता पहनते हैं, यानी सिर पे टोपी लगाते हैं? वो दिल्ली आए तो ये, यानी कट्टर जिहादी आईडीए के साथ। ठीक है, आप बंगाल, वहां असम में 19 में से 18 आप सिर्फ उसी आईडीए के जीतते हो। आप केरल में है क्योंकि वही वोट बैंक है जो लोग इस देश के बंटवारे के शामिल थे, आईयूएमएल, जिसको इस देश में होना ही नहीं चाहिए था, जिस पे देश की पार्टी को, वो यहां मौजूद। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं कि आपने अपना बैलेंस खो दिया।
अब आप गाली गलौज करने पर उतर आए हो और अब भी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि इसी की वजह से और वो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग ये समय बोध भी खो चुके। नेताओं के लिए बहुत जरूरी होता है कि उनको समय, टाइमिंग, उनके लोग कहते हैं ना कि इसके तर्कस में बहुत सारे तीर है, कब निकलेंगे। कोई इशू कब उठाया जाता है, जब चुनाव आया या जब उसकी जरूरत होती है। आप 25 जून को ये कह रहे हो 26 जून 1 लाख लोगों को जेल में डाला था तुमने बिना किसी मीसा में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे कितने लोग मारे गए थे, काउंट ही नहीं हुए थे। मुजफ्फरनगर में गोलियां चलवाई थी तुमने इमरजेंसी, 25 लोग मारे गए थे, 21 या 25 लोग, उनके नाम शहीद पार्क लिखा हुआ था। वो अब तो खैर वो मुझे लगता है उस पे उन्होंने कबाड़ियों ने कब्जा कर लिया, उस पे सारे पे जाली वाली रखी रहती है। उनके सईदुज्जमा के घर के जस्ट सामने था वो, तो वहां सब हुआ। और आज उसी दिन अगर तुम याद दिला रहे हो तो तुम ये याद दिला रहे हो कि तुमको उस काम की शर्म नहीं थी। इस देश में लिखित तौर अपना मूल चरित्र भी बता रहे हैं जी कि वही है, बदला कुछ नहीं है। तुम्हारी जबान से तरबियत का पता चलता है, किसी ने कहा तो वो पता चलता। धीरेन्द्र जी, क्या कांग्रेस रास्ता भटक गई है? क्योंकि 1991 से लेकर के 96 तक जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो पीवी नरसिम्हा राव ने भी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी, दोनों ने काफी आर्थिक सुधार किए थे। आज की कांग्रेस तो हर सुधार का विरोध कर रही है। मुझे बता दीजिए ऐसा कोई सुधार हो जिसका इन्होंने समर्थन किया हो। विमुद्रीकरण हुआ तो लोगों को भड़काया गया, जीएसटी लागू किया गया तो गब्बर सिंह टैक्स बता दिया, पता नहीं क्या क्या बता दिया। इसी तरीके से बाकी के जितने भी सुधार किए गए हैं, और उन सुधारों के नतीजे हम और पूरी दुनिया देख भी रही है। हम 11th से 4th 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर तो, पायदान पर तो खड़े ही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था वैसे भी ठीक ही काम कर रही है, जीडीपी ठीक काम कर रही है। हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी अब तक का हाईएस्ट है। सारे पैरामीटर्स अगर हम देखें तो जो स्टेप लिए गए हैं ठीक ही है, लेकिन कांग्रेस उनका भी विरोध कर रही है। तो क्या रास्ता भटक गई है, दिशाहीन हो गई है, या केवल विरोध के नाम पर विरोध ही करना है इनको? दरअसल वो लीडरशिप का जो चेंज आ रहा ना, मैं सर, जो एक लीडरलेस पार्टी होती है और उसकी जड़ें सब जगह है। जब किसी को कहा जाता है कि एक अमीर को जो है, अमीर के अमीर ज्यादा जो होता है, जिसको कई पीढ़ियों की जमा पूंजी जो है वो सब वो खर्च करता है, तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसे कामों में हाथ डालता है जो सारे डूबने वाले होते हैं। वो ऐसा बिजनेस जो कहता है ना कि इसने डुबाई इस पूरी संपत्ति, वो क्या करता है, वो ऐसे ही धंधे पकड़ता है। वो हवाई जहाज में हॉर्न लगाने की कोशिश करता है कि ताकि दूसरे हवाई जहाज से रास्ता मिल सके। राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे। भाई आप मध्यम मार्गीय पार्टी थे, आपके अंदर सब होते थे। हम लोगों ने बहुत सारे वहां राइटिस्ट भी होते थे, लेफ्टिस्ट भी होते थे, सेंट्रिस्ट भी होते थे। सब लोग, सारे नेताओं को आप देखिए, कोई राइटिस्ट झुकाव वाला भी होता था, फिर कोई लेफ्टिस्ट आइडिया वाला भी होता, समाजवादी तो सारे भरे हुए थे ही। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी आए, उन्होंने सोचा शुरू में, क्योंकि वो गांधी परिवार के, दरअसल एक गड़बड़ होगी सर, इन लोगों के साथ दिक्कत ये हो गई कि इन लोगों की उम्मीदों से कहीं लंबा मोदी ने राज कर लिया। इन लोगों को लग रहा था 5 साल बाद जनता मुझे चुन लेगी, क्योंकि भाई मैं बहुत ही खूब वाइट भी हूँ, राहुल गांधी जैसे ब्लू ब्लड कहते हैं, भाई मैं राज परिवार, लोकतंत्र ने जिस राज परिवार को जन्मा है मैं उसका चश्म चराग हूँ, तो मुझे 5 साल बाद बुला लेगी जनता कि भाई इतनी दूर रह गए, हम लोग देख नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए। फिर 10 साल बुला लेगी। अब ये 15 साल होने जा रहे और कोई पूछ नहीं रहा। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, शीर फ्रस्ट्रेशन है। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं सर, कि वो इस तरह के आइडियो में लगे रहेंगे साहब
फिर आप देखिए वो लेफ्ट की पूरी पोजीशन खत्म कर दी उसने, वामपंथी हो गई। फिर धीरे धीरे वामपंथ की तरफ जाते जाते अचानक वो आपने देखा मुस्लिम लीग हो गई। तो वो पार्टी अभी है क्या वो उसको मालूम नहीं है। अगर आप उसके अभी के भाषण देखेंगे तो ये भाषण उस समय जब बंटवारा हो रहा था उस वक्त मुस्लिम लीग दिया करती थी। ये आज की बात नहीं। आप ये सोचिए कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उनमें भी मुसलमानों का, ये उस देश का प्रधानमंत्री उसी 50 साल में कह रहा है, जबकि वो खुद अल्पसंख्यक है। वो उस देश का अपमान कर रहा है जिसने 1.5% की आबादी वाले को मुख्य प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जहां वो 55% आबादी है वहां वो ये कहते हैं कि यहां कोई हिंदू प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसके बावजूद इस सहिष्णुता का जवाब ये है। तो वो बजाय इसके कि इस सहिष्णुता में ताकत ढूंढती, क्योंकि इसी कांग्रेस ने तो बनाया है, वो और ज्यादा प्रो मुस्लिम होती जा रही है। और वो जितनी कहानियां थी वो सब एक्सपोज खुद मुस्लिम कर देते हैं। आज मैं देख रहा था एक जगह कहीं वो चला रहा था कि हमको एक और देश लेना पड़ेगा, अंदर इस देश के तोड़ के बोलेंगे। एक चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहा था। तो लोग अब सब देखते हैं, बहुसंख्यक आबादी भी जानने लगी तो वो रिएक्ट करती है। और इसीलिए ये समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी इस देश को जातियों में तोड़ के, इसीलिए आप देख रहे होंगे जाति जाति चिल्लाते हैं सुबह शाम रात दिन, उठते बैठते खाना खाते पीते जाए करते जो भी जाति, क्योंकि उसको मालूम है कि मुस्लिम वोट बैंक तो है मेरे पास। अगर ये जो रिएक्शन में हिंदू वोट बैंक तैयार हो रहा उसको क्रैक करने के लिए जाति ही एकमात्र हथियार है जो उसको क्रैक, नहीं तो फिर आप बताइए 16% वोट एक तरफ होगा, 14% और बाकी सब 86% होगा तो क्या करोगे आप? 80 होगा, 79% तो है ही ना, 80 होगा, 80% एक तरफ है तो 80-20 वाले में तो तुम्हारा कोई स्पेस ही नहीं है भाई। बिल्कुल। क्या कट्टरपंथ हावी हो गया है कांग्रेस के ऊपर? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जो सीनियर्स अभी हैं कांग्रेस पार्टी में, ऐसा नहीं है कि इनके पास ब्रेन नहीं है या विशेषज्ञ नहीं है अलग अलग मामलों के, वो सलाह देने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं या उनकी सलाह लेना ही बंद कर दिया है मौजूदा लीडरशिप ने, इसलिए पार्टी दिशाहीन होती हुई जा रही है और कट्टरपंथ जो है वो इसके ऊपर हावी हो रहा है। अब ये पार्टी के अंदर मैंने सर कहा कि ये मध्यम मार्गी और सबका एक बड़ा मिला जुला रूप था। लेकिन आप याद कीजिए कि अर्जुन सिंह के बाद, अर्जुन सिंह का यही काम था कि साहब वो मुसलमानों के बहुत बड़े वो हैं। याद है उन्होंने सहमत की वो लगवा दी थी प्रदर्शनी, और उसमें कुछ भगवान कुछ राम और माँ सीता को लेकर मतलब किस तरह की, कुछ कुछ चेहरे हुआ करते थे, सारी पार्टी का चरित्र वैसा नहीं था। नहीं मैं एक बात बता रहा हूं कि किस तरह आइडियोलॉग माने गए ना वो लोग। भाई वो उस समय ये माना जाता था ना ताकतवर आइडिया है उनके पास। और उसके बाद लेकिन उस समय ये था कि वो खुद से भी अपने फैसले लेती थी। और भी कई थे कि उस समय अरुण नेहरू थे, कई सारे लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग काम किए। लेकिन आज की डेट में उसके जाने के बाद याद होगा कि दिग्विजय सिंह, ओसामा जी, है ना, हाफिज सईद साहब, 26/11 हिंदुओं ने कराया, आरएसएस की साजिश, तो वो क्लियर कट हो गया। सलमान खुर्शीद, मैडम के सलमान आंसू खुर्शीद, बहने, हाँ मैडम के मतलब मैं आंसू एक के बहने। बाद एक कह रहा हूं ना, क्योंकि दरअसल उनको ये एक आसान रास्ता दिख गया कि हम जानते हैं कि भाजपा, चूंकि भाजपा 89 के बाद ही बढ़ती है अगर हम दौर करेंगे, तो उस वक्त के बाद उनको एक आसान रास्ता ये मिल गया कि ये मुसलमान जो है, जिसको इस्लाम खतरे में है पिछले 1400 साल से, वो अभी तक खतरे में है। तो वो अभी भी अगर वो सबसे आसान तरीका उसको खतरे में बताओ इस्लाम, और वो तुरंत खतरे में, तुरंत वो बंदूकें उठा के तलवारें उठा के दूसरी गर्दन काट के थोड़ा शांति महसूस करेगा, तो वोटों की गर्दन दे देगा। तो ये सब चीजें आसान होने के नाते, चूंकि इसका फायदा मिला उनको शुरू में, और कांग्रेस को सर जब से रीजनल पार्टियों ने हराया उनके सामने वो बड़ी असहाय सी साबित हो गई।
तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास हमारा बेस क्या बचा। तो उन्होंने देखा कि आप ये देखिए साहब, मुलायम सिंह के पास अच्छा क्यों गया मुस्लिम वोट, या अलग जगह पर, क्योंकि वो बहुत गोली चलवा चुके थे, और कोई कारण थोड़ा ही था। वरना उससे पहले तो मुलायम सिंह जो है बजरंगी हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि अच्छा मुसलमान वोट यहां से भाग रहा है। जैसे ही राम मंदिर के समर्थन में ताले खुले तो मुस्लिम वोट एकदम भागा। फिर उस शाहबानो वाला मसले पे उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, जैसे ही राम मंदिर के ताले खुले तो मुस्लिम वोट, याद कीजिए यूपी में उसके बाद कभी मुस्लिम वोट लौटा नहीं था कांग्रेस के पास थोड़े दिन पहले तक, जब अगर वो 2009 के चुनाव को अगर ना देखें तो ये उन लोगों ने एक आसान तरीका मान लिया। और उसके बाद वो पहले जो कहते हैं ना कि एक सर, वो तो एक ऐसा कट्टरता या जिहाद या ये सब चीजें, ये तो एक ऐसा बाग होता है जिसपे एक बार आप बैठ गए तो उतर तो सकते नहीं। तो कांग्रेस उससे उतर नहीं पा रही। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि ये गठबंधन की राजनीति भी करना नहीं जानती है, अभी सीख भी नहीं पाई है, उसको गलतफहमियां भी हैं अपने बारे में, और अलग अलग राज्यों में इनको वही क्षेत्रीय दल चाहिए भी, उन पर भी प्रेशर बनाती है कि आप हमारे लिए ज्यादा सीटें छोड़िए, आप हमारे लिए चुनाव भी जीत करके दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें भी आप ही जीत करके दीजिए। तो गठबंधन राजनीति आती नहीं है या एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इन स्थितियों परिस्थितियों को। दरअसल सर, कांग्रेस का वोट बैंक रीजनल पार्टियों ने छीना। तो शुरू में तो याद कीजिए कांग्रेस रीजनल पार्टियों का बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया करती, बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन सोनिया गांधी जब सत्ता में, मतलब जब वो ताकत में आना शुरू हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो याद कीजिए उन्होंने कहा कि ये गठबंधन का युग है, कांग्रेस को मिलना पड़ेगा। मुझे याद है कि सोनिया गांधी ने इस पर एक बड़ा वो किया और कहा कि अब हम लोगों को ये युग जो है एलाइड फोर्स का, अलायंस का है। उसके बाद कांग्रेस ने एडमिट करना शुरू किया कि हाँ, उससे पहले वो विरोध में थी, फिर उन्होंने समर्थन करना शुरू किया, समर्थन में वो सरकार बनती है। लेकिन उसके बाद फिर वो, उनमें से आधे लोग कहते हैं कि अपनी जड़ों की तरफ जाए, क्योंकि कांग्रेस जीत के भी कितना है, जो 141 के बाद 180, उनको 2009 में शायद उसके बाद ज्यादा ताकत मिली, बस उसके बाद से गायब हो गए। उसके बाद उनके लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि हम ताकतवर हो गए, हमको फिर वापस अपनी तरफ आना है। तो जो एक डायलेमा है उनके अंदर, वो उनको कंफ्यूज कर रहा था। कुछ नेताओं ने कहा कि अब कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए, और उसके चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विपक्ष है उसी को तोड़ना शुरू कर दिया अंदर खाने। जैसे आप आज की डेट में देखिए कि ममता बनर्जी को उन्होंने ताकत देने की बहुत कोई कुछ कोशिश नहीं की, आपने देखा ना उनके साथ खड़े हुए, जबकि ममता बनर्जी आगे मिली है। ममता बनर्जी आके मिली है, उस दिन के बाद से कोई बयान आप उनके नेताओं का नहीं देखोगे, ना कोई आगे की तरफ, जो बस आ गए। उनको मालूम है कि जो लोग, अब उनके जो बहुत सारे लोग हैं, जो टीएमसी के जो पार्षद हैं, जिनको बीजेपी ने चूंकि अपना डोर लॉक कर दिया, वहां बीजेपी ने अपनी लॉन्ड्रिंग जो वॉशिंग मशीन है वो अभी लगाई नहीं है, क्योंकि जनता का बड़ा प्रेशर है उस पर कि ये लॉन्ड्री यहाँ नहीं लगाइए आप। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी लॉन्ड्री में नहीं पहुंच रहे थे वो सब कांग्रेस के पास पहुंचने लगे, आपने देखा होगा। और पिछले कुछ समय में लगभग 100 से 150 से ज्यादा काउंसलर की बात कर रहा हूं जो वहां पहुंचे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा जो भी बचेगा वो सब वहीं जाएगा। तो वो ममता बनर्जी को पूरी तरह खत्म करने पे लगी हुई है। आवाज आ रही है? तो इसीलिए कांग्रेस ये खेल खेलती है। उसके अंदर दो तरह के लोग हैं कि भाई हमको ये पूरी जो ज्यादा बड़ी लॉबी है, आप देखिए इमरान मसूद क्या है भाई, कांग्रेस की 299 या 399 पे शायद जमानतें जब्त हुई थी 2022 के इलेक्शन में, जो रिकॉर्ड हुआ था। उसकी चूंकि वो लड़की आई थी लड़ने, तो इतनी तरह से लड़ी कि 1.5% 2% पे वोट रह गई। इसके बावजूद वो आदमी जो अभी जीते 2024 में, वो पूरी ताकत अखिलेश यादव प्लस जो मुस्लिम वोट चाह रहा था कि बटे नहीं जातियों के अंदर, उसकी थी।
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ज्यादा ले सकते थे। अभी आज की डेट में यूपी में कांग्रेस लड़ ले, उसके पास अपने ऑफिस तक नहीं है। हाँ, यूपी में लगभग 9 या 15 जिलों में तो उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। अभी उन्होंने कहा है कि हमको आप सीट भले ही कम कर दो, लेकिन हर जिले में एक एक दे दो हमारा उम्मीदवार। इसके बावजूद वो इमरान मसूद उनको कहानी सुना रहा। तो ये एक डायलेमा है उनके अंदर, कांग्रेस के। अच्छा, क्या पूरी तरीके से नेगेटिविटी में फंस गई है कांग्रेस पार्टी? भाई, जो पार्टी सफलताएं अर्जित करती जा रही है, कुछ उसी से सीख लो, या वो चीजें जो वो अपनाते हैं चुनाव से पहले, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की रणनीति बनाते हैं, जिस तरह के समीकरण बनाते हैं, जिन जिन राज्यों में जरूरत होती है, जिन जिन पॉकेट्स में जरूरत होती है, वहां पर नए नए सहयोगी ढूंढ लेते हैं, ताकि जो कमजोरी है किसी क्षेत्र विशेष में, प्रदेश में, उसकी भरपाई की जा सके, उसकी तुरपाई की जा सके। ये चीजें कांग्रेस क्यों नहीं सीखती है? और जैसा इन्होंने बिहार में किया था राहुल गांधी ने, कि अर्ली स्टेज में 15 दिन आप घूमे और उसके बाद पता नहीं कहाँ मलेशिया और छुट्टियां मनाने के लिए चले गए, और फिर वापस आए। उसके बाद फिर पेरू और पता नहीं कौन कौन से देशों की यात्रा पे निकल गए। तो इन्होंने राजनीति को मजाक बना दिया है। एक बार ममता बनर्जी ने कहा भी था कि हम ऐसे व्यक्ति को इंडी अलायंस का नेता कैसे स्वीकार कर लें जो 50% हिस्सा तो अपने जीवन का विदेशों में ही बिताते हैं। तो लोगों में जो एक परसेप्शन होता है कि ये कितने सीरियस हैं, कितने नॉन सीरियस हैं, उस मोर्चे पर कांग्रेस कहीं ना कहीं लूज कर रही है। दरअसल भाजपा के विरोध में, या मोदी के विरोध में, या मोदी से नफरत, या बीजेपी से नफरत, उसको भुनाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस अभी किसी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आइडिया के साथ नहीं आ रही। कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि इस सरकार ने ये किया है, हम ये कर देंगे, हम इसमें ये ऐड करेंगे। वो ये कह रही है इस सरकार को बचाना है, इस देश को बचाना है, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया, यहाँ ये सब खत्म हो गया, यहाँ ईडी आ गया, यहाँ फला आ गया, या चीला आ गया। उनसे ज्यादा अच्छा जो लोग उन पर यकीन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को तो मालूम है इतिहास कोई बहुत बड़ा थोड़ा ही हो गया, अब तो सोशल मीडिया हो गया और हर एक के हाथ में एक लाइब्रेरी है। तो उनका झूठ उनको आगे नहीं जाने दे रहा। अगर आप ये सोचिए, वो कह रहे हैं कि भाई ईडी का इस्तेमाल हो रहा, तो सबको मालूम है क्या होता था। वो कह रहे सब साइकोफेंसी चल रही है, सब लोग चापलूसी की हद हो गई। तो उनको मालूम है कि देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का, उन्होंने कहा साहब वो ये सब मोदी के मंत्रिमंडल में उसकी सब एक तरफा चलती है। तो लोगों को याद है फखरुद्दीन अली अहमद से आपने पास करा लिया उठा के, बाद में सब कैबिनेट वालों से साइन कराया। अगर उसका जूता गिर गया संजय गांधी का, तो नीचे उठा के नारायण दत्त तिवारी जूता तिवारी कहलाने लगे थे, नई दिल्ली तिवारी, जूता तिवारी, है ना। कभी उनको कुछ कुछ लाके लाते थे। कभी आप देखिए कि टी अजैया का वहीं एयरपोर्ट पर ही उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया। तो वो सब चीजें आपने इतनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किए, आपने इस देश में इतिहास में एकमात्र जो लोकतंत्र की हत्या का दस्तावेज वो आपने लिखा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सर उनके पास बहुत कुछ है नहीं। वो जब भी कह रहे हैं, उनको जिस नए आइडिया के साथ आना है, वो जो आइडिया लेके आते हैं वही उनका पिट जाता है। तो क्या होता है, एक समय के बाद आदमी को लगने लगता है बजाय इसके कि वो बहुत सारे लोग तो इंतजार करते हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, वो हतोत्साहित हो गए। और इनको जब ये ईडी की बात करते हैं तो भूल जाते हैं पीएमएलए एक्ट इन्होंने ही बनाया। जब ये सीबीआई की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए, अश्वनी कुमार के मंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता बताया था। तो इसलिए, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग 1 मिनट में इनके सारे पुराने तथ्य और
कर्म कांड जो है वो रखकर सामने रख करके पेश कर देते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा, ये संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना क्यों शुरू किया? इसके पीछे की क्या साइकी है? जी, मैं ये कह रहा था कि इन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करना क्यों शुरू किया? इसके पीछे क्या साइकी है? आप म्यूट पे हैं शायद। अभी आवाज आ रही है सर? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, वो एक डर और खौफ का माहौल होगा, उसका इस्तेमाल वो करना चाहते हैं ताकि ब्यूरोक्रेसी को एक प्रेशर में ला सके। जो इन्होंने बंगाल में करने की कोशिश की, जो इन्होंने बिहार में कोशिश की, वो सब इसीलिए वो बार बार ये करते हैं क्योंकि लोग पकड़े जाए, वो सब है, तो वो पब्लिक के अंदर एक स्ट्रक्चर है, वो दिमाग से हिला देना चाहते हैं। मुझे लगता है वही एक बड़ा कारण है। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। पवन खेड़ा जैसे, संजय राउत जैसे जब तक इनके प्रवक्ता बने रहेंगे, तब तक वैसे भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही तिया पांचा कर देंगे। जैसे वहाँ पर शिवसेना का किया है, उद्धव ठाकरे का किया है, और यहाँ पर ये लगे हुए हैं कि गांधी परिवार को एकदम, जिसको गांव देहात में कहते थे कि चौड़े में खड़ा कर दो, बिल्कुल तनहा जो है इनको खड़ा करके छोड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेन जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।